आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भावों की श्रृंखला के अंदर आज मैं 12वें भाव से संबंधित जो इंडिकेटर्स हैं, जो कारकत्व हैं, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 11 घर हमने अभी तक कवर किए हैं। आज अंतिम घर जो है कुंडली का 12वें घर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पर उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े, मैं उनका स्वागत करता हूं और छोटी सी रिक्वेस्ट है उनसे, अगर ज्योतिष के बारे में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है तो बेसिक चैनल से जाके शुरू करें अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो। और जिनको ज्ञान है वो मेरे साथ मिलकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। जो कुछ मेरे पास है विगत 20-22 वर्षों से, मैं उसको सरलतम माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये एक ऐसा ज्योतिष एक ऐसा अंग है जिसको सबको समझना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी होती हैं। तरह तरह के लोग आके बैठते हैं तिलक लगा के, माला पहन के, तो अनेक प्रकार से जो है ज्योतिष का जो है व्यापार सा बना हुआ है। मेरा सिर्फ इतना मुहिम है कि मैं ज्योतिष को, जो कि वेदों की एक अंग है, वेदों में इसको नेत्र कहते हैं, जन जन तक पहुंचाऊं ताकि स्वयं आप लोग अपनी कुंडली का अध्ययन कर पाएं और समझ पाएं कि जो है क्या है हमारे कुंडली के अंदर, ऐसे कौन से योग है या ऐसे कौन सी प्लेसमेंट है जहां पर बैठ के ग्रह कमजोर होते हैं या बली होते हैं, तो वो सब समझ पाए अपने जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 12वें भाव से संबंधित जो उसके इंडिकेटर्स हैं, जो चीज हम 12वें भाव से देखते हैं, उन सभी कारकों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप शुरू करते हैं। जैसे मैंने शुरू किया था कि एक शिशु का, एक जातक का जन्म हुआ शिशु रूप में, वो आया इस धरती पर, तो उसके जन्म से संबंधित जितनी बातें हैं, उसका शरीर, उसका माइंड, उसकी बॉडी, उसका रूप रंग, उसका जो है पूरा व्यक्तित्व, जो है हम शरीर का गठन, वो सब चीज हम पहले भाव से देखते हैं। उसके बाद उसको आवश्यकता होती है भोजन की, जो उसको उसकी माँ के दूध के रूप में प्राप्त होता है, जो दूसरे घर से देखा जाता है। ठीक है। फिर उसका साहस देखा जाता है, कितना साहस है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए जीवन में उसको साहस दिखाना बहुत आवश्यक है। जीवन में ऐसी परेशानियां आएंगी तो कितना साहस लेके वो जन्मा है, साहस की क्या मात्रा है, वो हम तीसरे घर से देखते हैं। फिर चौथे घर में आते हैं जहां सुख की प्राप्ति होती है, जो माता का घर है, जो हमारे जो है भवन जहां पर हम रहते हैं, उस घर को रिप्रेजेंट करता है। उसके मित्रों को, जो उसके संग बाल्यावस्था में खेलेंगे, आगे जो उसके मित्र होंगे, उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद शिक्षा का ये जो विकास का ये जो क्रम है, वो शिक्षा की ओर बढ़ता है। तो पंचम भाव शिक्षा का भाव कहलाता है। कितना चेतना है, कितना बुद्धि है, कितना ज्ञान है, आगे वो कहां तक विस्तार होगा उसके ज्ञान का, शिक्षा कहां तक है, ये सब पंचम भाव से देखते हैं। उसके बाद छठा भाव आता है शत्रु का। जीवन में किस प्रकार के शत्रु होंगे उसके, और जीवन में उन अवरोधों को वो किस प्रकार जो है पार करेगा, वो सब बातें हम छठे घर से देखते हैं। उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, उसका जो पार्टनर है, साझेदार है, जिसके साथ उसका विवाह होगा, उसकी पत्नी या पति, किस प्रकार के उनका व्यक्तित्व होगा, कैसा होगा, उनका रूप रंग, सब जो है हम 7th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ व्यापार के अंदर अगर आप किसी के साथ मिलके करते हैं तो वो व्यापार भी हम 7वें घर से देखते हैं। फिर आयु सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जीवन में जो कुछ भी हमको मिलेगा वो आयु के बिना उसका कोई महत्व नहीं है। तो जो है अष्टम भाव आयु का भाव है, और कुंडली का सबसे, इसे खराब स्थान कहते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर वो मैं उस लैंग्वेज में आपसे कह रहा हूं। वैसे कोई भी घर खराब नहीं होता, कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता। अमुक समय पर कोई भी अशुभ ग्रह शुभ हो सकता है और कोई भी शुभ ग्रह अशुभ हो सकता है। बट इन जनरल, क्योंकि अभी आप सीखेंगे, तो 8वां घर सबसे वर्स्ट हाउस कहलाता है, सबसे खराब ग्रहों में से एक घर कहलाता है। ये आयु का भी स्थान है, मृत्यु का भी है। ठीक है। उसके अलावा ये पराविद्याओं का भी ये जो है स्थान कहलाता है, जो गुप्त बातें हैं जीवन से संबंधित, उनका भी है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार का आपका आचरण होगा, आप कितने सदाचारी होंगे, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, वो आचरण ये धर्म का स्थान बताता है कि आप कितने धार्मिक होने से, जैसे मैं बता चुका हूं पहले बहुत डिटेल में, कि धर्म से मतलब है, ये धर्म का स्थान कहलाता है कि आप कितने सदाचारी होंगे, जीवन में नैतिकता कितनी होगी, ये 9th हाउस बताता है। ये पिता का भी घर कहलाता है। ठीक है। 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान है, और कर्म से कितनी हमको यश मिलेगा और कितना हमको पदवी मिलेगी, कितनी शोहरत मिलेगी, ये सब हम 10th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ 11th हाउस हमारी जितनी भी डिजायर्स हैं, इच्छाएं, उनको पूरा करने का भाव है ना। हमको जो भी कुछ मिलना है, प्राप्त होना है किसी भी रूप में, वो सब 11th हाउस से हम 11th हाउस से देखते हैं उसको। तो इसलिए ये आय का, लाभ का, ये सब का स्थान कहा जाता है।
क्योंकि ज़्यादातर हम भौतिक इच्छाओं की ही जो है इच्छा रखते हैं कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी हों। तो 11th हाउस उन सबको पूरा करने का भाव कहलाता है। अब आते हैं जीवन का जो ये इवोल्यूशन है, ये अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया, यानी 12th हाउस में, जिसको हाउस ऑफ एक्सपेंसेस कहते हैं, व्यय का स्थान कहते हैं। जीवन में हम जो कुछ व्यय करते हैं वो हम 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है, ये 12th हाउस है। हर प्रकार का जो व्यय है, देखिए, शारीरिक व्यय, मानसिक व्यय और द्रव्य का जो व्यय होता है, वो सब प्रकार के जो व्यय है जीवन में, जो भी हम त्यागते हैं जीवन में, ठीक है, वो सारे व्यय हम इस घर से देखते हैं। बहुत से लोग आंखों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत स्कॉलर होते हैं, तो आंखों का व्यय करते हैं। बहुत से लोग परिश्रम करते हैं शरीर से, हाथ पैरों से, तो वो शरीर का व्यय करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग वाणी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे प्रीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कोई लॉयर होते हैं, जहां उनको अपने भाषा से जो है सामने वाले को जो है इंप्रेस करना होता है, तो वो बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, वक्ता हो सकता है, जहां पर वो अधिकतम जो है अपना जिह्वा का उपयोग करते हैं, वाणी का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया हर प्रकार का जो व्यय है वो हम 12वें घर से देखते हैं जीवन में। अत्यधिक भोजन करना वो भी एक व्यय में आ जाता है। ठीक है, परिश्रम करना शरीर से, आंखों से, हाथों से, पांचों इंद्रियों से जो भी हम करते हैं वो सब व्यय की श्रेणी में आता है। ये अब आप समझ लीजिए, इन शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये आपको समझना है। अब हम क्या क्या देख लेते हैं। व्यय, ये हानि और चोरी का भी स्थान है। जितनी भी जीवन में हानियां होती है, लॉसेज होते हैं, या चोरी करके ले जाते हैं, वो सब 12th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, जितने भी नुकसान हो गए वो बता चुका हूं। जितना भी पतन होता है जीवन में, आप कितना नीचे जाओगे जीवन में, कितना गिरना है आपको, वो सब हम 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है, ये दूर स्थान का भी भाव कहलाता है, यानी विदेश। जीवन में आपके बाहरी लोगों से कितने संपर्क होने वाले हैं, कितना कम्युनिकेशन होने वाला है, ये 12th हाउस बताता है। ठीक है, और क्या देखेंगे, ये हमारे सोने का कमरा है, जिसको शयन कक्ष कहते हैं, बेडरूम कहते हैं। और शयन सुख जो से हम कहते हैं, सोने का, अच्छी नींद के लिए भी ये जरूरी है। और अपने बेडरूम में हम जब व्यस्त होते हैं, हम जो है मैरिड होते हैं, तो वो जो सुख हम उस बिस्तर के ऊपर लेते हैं, इसे हम काम सुख कहते हैं, वो भी इस घर से देखा जाता है, प्लेजर ऑफ दैट। ठीक है, साथ ही साथ ये हॉस्पिटल का भी घर कहलाता है, अस्पताल। व्यक्ति जीवन में, देखिए, ये कैद का स्थान है, इसको कहते हैं कैद। जीवन में कैद कई प्रकार की होती है। जेल में जाके कैद हो जाना, कुछ लोग घर में कैद हो जाते हैं, घर से निकल ही नहीं पाते, कुछ हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हॉस्पिटल के कमरे में उनकी जिंदगी बीत जाती है, या 6 महीने, 8 महीने, साल भर हॉस्पिटलाइज रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनका कारावास का योग होता है। कारावास कह दिया ना, हॉस्पिटलाइज भी कारावास है, घर में आप कैद हो गए वो भी कारावास है, या आप कोई क्राइम किया, उसके परिणाम स्वरूप आपको जेल हो गई। ठीक है, सरकार ने आपको, न्यायालय ने आपको जेल भेजा, तो वो भी एक कारावास की श्रेणी में आता है। तो इस सब कारावास में जितने प्रकार के कारावास है वो सब 12th हाउस से हम देखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ही गूढ़ विद्याओं का स्थान भी है। जो परा विद्याएं होती हैं, उसमें आप कहां तक पहुंचेंगे, ऐसी विद्याओं में आपकी बुद्धि कहां तक पहुंचेगी, ये उनको देखने का स्थान है। ऑकल्ट साइंस जिसको हम कहते हैं, उस विज्ञान की तरफ आपका कितना रुझान होगा, कहां तक आप पहुंचेंगे, कहां तक आपके अंदर काबिलियत है, ये हम 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है, इसको मोक्ष स्थान भी कहते हैं, क्योंकि जीवन का ये अंतिम, इस चार्ट के अंदर ये अंतिम खाना होता है, अंतिम हाउस होता है, घर होता है। तो ये हमारा मोक्ष का स्थान, जीवन का अंत का ये स्थान होता है, इसको मोक्ष स्थान कहते हैं। ठीक है, ये भी होता है। और ऑर्गन्स में ये हमारा लेफ्ट आई और लेफ्ट फुट हमारा जो होता है, बाईं आंख और बायां पैर, ये उसको रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस। तो देखिए कितनी सारी चीजों को 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। कुछ भी इनमें से अगर आपको समझना होगा तो 12th हाउस की स्टडी, उसका अध्ययन, उसके ऑनर के बारे में, उस हाउस के बारे में, उसके इंडिकेटर के बारे में आपको समझेंगे तो 12th हाउस की रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी विद्या है। देखिए आज मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं पिछले वीडियो को लेकर, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन लोगों ने अप्रिशिएट नहीं भी किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, मैंने ये देखी है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उपाय को लेके। उपाय क्या काम करते हैं, कितने कारगर होते हैं उपाय जीवन में, कुछ करते भी हैं या नहीं है। एक तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट,
कर्म को लेके कि कर्म कैसे होते हैं, कर्म कटते हैं या नहीं है उपायों से, उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कुछ क्वेरीज आई हैं, मैं उनको थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं, करूंगा कि ये उपाय जो बताए जाते हैं कितने कारगर होते हैं, वो होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो इसका जो आधार है वो हमारे कर्म है। ठीक है, तो विज्ञान में किसी तरीके से भी मैं अपने जो वेशभूषा है मैं उसको बदल के अगर वैसे ही करने लगूंगा तो मैं उससे मेरे विद्या के समझने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विद्या, कोई भी ज्ञान है, वो ज्ञान आपके कपड़ों से नहीं आता, वो ज्ञान आपके जो है वेशभूषा से नहीं आता है। उस ज्ञान को आपको स्वयं लेना होता है। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि अब तक जो कुछ बताया गया था, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए डराया जाता है। डरने की तो मैं कहता हूं ज्योतिष में कोई स्थान ही नहीं है। बिल्कुल नहीं डरना आपको, ज्योतिष में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो डराने वाली हो। जीवन में हर समय हर क्षण आपके साथ क्या होने वाला है वो निश्चित है पहले से ही, ना कोई उसके बारे में उतना ज्ञान इस समय प्राणी के अंदर है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर सांसारिक भोग विलासिता इतनी है कि कोई भी दैविक विद्या को सीखने के लिए आपको उस लेवल पे जाना होता है। उतनी लेवल पे जाने की किसी के सामर्थ्य नहीं है। फिर भी जो कुछ ज्ञान आप सीखते हैं, अगर उसमें ईश्वर का आशीर्वाद ना हो तो आप नहीं सीख सकते। ये दैविक विज्ञान है। कोई भी विद्या आप सीखते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद होना और आपकी लगन, आपकी मेहनत होना बहुत आवश्यक है। तो मेरा ये प्रयास है, मैं ज्योतिष के अंदर जो अंधकार है इसको दूर करना चाहता हूं। आप लोग खुद ही अपनी कुंडली को पढ़ पाए। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो महीना, 2 महीने, 3 महीने में आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करना सीख जाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। और इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। ये साइंस है, निश्चित है। जो हमें मिलना है, कैसे मिलना है, किस प्रकार मिलना है, दुख सुख सबके जीवन में आते हैं और आते रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट्स करिए। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इससे जुड़ पाए और हम सब मिलकर जो है इस जो अंधकार पड़ा हुआ है इस ज्योतिष के ऊपर, इसको दूर कर पाए। ये एक दैविक विद्या है। और मेरा चैनल जिसका नाम एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा। तब तक के लिए नमस्कार।